जो कायदे मेरे लिए है वो ही आपके बेटे के लिए भी होने चाहिए। लो बहू, थोड़ा पानी पी लो और अब आराम करो, तुम थक गई होगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही अन्य महिलाओं ने घर से विदा ली, सुधा जी ने अपनी नई नवेली बहू रीना के हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। रीना के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभर आए। सच में बहुत देर से प्यास लगी थी। सासू माँ बहुत ही ममतालु हैं, रीना समझ गई। उसने मुस्कुराकर गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गई। आराम से बेटा, कहीं ठसका ना लग जाए, सुधा जी ने बहुत प्यार से कहा। सुनकर रीना के मन में जो भी घबराहट थी थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड लडाना हो गया हो तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। तभी एक रौबदार कड़कती हुई पुरुष आवाज़ गूंजी। रीना फिर से अपने में सिमट गई। वो समझ गई कि यह उसके ससुर जी सुरेश जी की है। रीना एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी उच्च शिक्षित लड़की है। उसका परिवार उच्च मध्यवर्गीय है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह ऋषि के साथ हुआ, जो खुद भी उच्च शिक्षित है और बड़े शहर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर है। रीना की ससुराल सामान्य मध्यवर्गीय परिवार है। ससुराल में सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, देवर और 3 नंदे हैं, यानी भरा पूरा परिवार है। ऋषि सबसे बड़ा है, बाकी सब देवर ननद अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार में पली बढ़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची, ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा। घर में हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होने के कारण वैसे ही संस्कार मिले थे। सुधा ये नई आई है, अभी से इसे अपने घर के कायदे समझा कर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। ससुर जी गुर्राए। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी। सासू माँ की सहमी सी आवाज़ आई। कब? जब 2-4 कायदे तोड़ देगी तब क्या? नहीं नहीं जी, बस बता रही हूँ। कुछ पल पहले ही रीना की खुशी मानो काफूर हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज है। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो है, सोचकर उसने अपने मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, जोर से हंसी मजाक ना करना, सबके सामने ऋषि से बात ना करना, बालकनी में खड़े ना रहना, जैसे कई नियम कायदे उसको बता दिए गए। रीना घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के ज़माने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे कायदे? और हाँ बहुरिया, सबसे ज़रूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना है, फिर घर के हर सदस्य के पैर छूना है, उसी के बाद कुछ और कामकाज। ससुर जी ने कड़कती आवाज़ में हिदायत दी। रीना ने चुपचाप सुन लिया, पर उसके कपाल पर 2 बूंद लुढ़क आई। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आँख ही नहीं खुलती थी, और दिसंबर महीने की इतनी कड़ाती ठंड में सुबह 6 बजे नहाना सोचकर भी उसकी कपकपी छूट गई। पर ये तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही रीना नहा धोकर तैयार हो गई। दादी जी, दादाजी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे। उनके पैर छुए और किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया भी नहीं था। ऋषि, देवर और नंदे तो मज़े से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसकी कोर फिर से भीग गई। बाकी सब 8 बजे उठे, तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था याद है ना? तुम्हारी नंदे उठ गई हैं, जाओ पहले उनके पैर छुओ, दादी सास ने आदेश दिया। नंदे
पर वो तो सब उससे छोटी हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, और सबसे छोटी तो अभी 10वीं में ही है। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से सुधा जी की ओर देखा, पर उन्होंने भी दादी सास का वो ही आदेश दोहरा दिया। 9 बजते बजते में तो बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, ये भी घर के सदस्य जैसी ही है, तुम्हें इनके भी रोज पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। रीना अवाक रह गई, कसमसा उठी। उसने मन ही मन सोचा, माना कि काम वालियाँ भी इंसान है, आदरणीय है, पर रोज उनके पैर छूना। पर ससुर जी के आदेश पहले ही दिन कैसे टालती। जैसे ही वो बर्तन वाली के पैरों पर झुकी, वो हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो बहुरिया, हमरे पैर ना छुओ। क्यों नहीं छुएगी, तेरी भी तो बहू जैसी ही है। होंगे इसके बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे, ससुर जी चिल्लाए। बेचारी दोनों काम वालियाँ सकपका गई। कोई बात नहीं काकी जी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, कहते हुए रीना का स्वर भर्रा गया। उसने उनके पैर भी छू लिए। दोनों के मुंह से आशीर्वाद की लड़ी लग गई और 3 जोड़ी आंखों से अश्रु की धारा भी। इसी तरह धोबी, स्वीपर जैसे हर व्यक्ति के पैर छूने पर उसको मजबूर किया गया। शादी होकर आए 1 दिन ही हुआ था। रीना कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ऋषि और उसके देवर नंदे बिना नहाए ही रसोई में आ बैठे थे। उनमें भी किसी काम वाली के पैर छूना तो दूर, उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। 4-5 दिन यही चला। घर में आए गए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने ना देना, और ऋषि से तो बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते। जब तक वो कमरे में आता, रीना थक हार कर चूर होकर सो चुकी होती। 1 हफ्ते में ही रीना कुम्हला गई। ऋषि को भी बस रात में ही उससे मतलब होता। रीना को बहुत आश्चर्य होता कि ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आदर सम्मान और संस्कार की बात अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे। इसी तरह 15 दिन बीत गए। ऋषि की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और उसे नौकरी पर वापस जाना था। सुरेश जी ने रीना को साथ ले जाने से फिलहाल मना कर दिया था। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी, मायके को भुलाकर नए घर परिवार में एडजस्ट करना वैसे ही कठिन काम था। कुढ़कर रहा भी नहीं जा सकता, पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात वो एक निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद लगी उसको। सुबह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से नींद खुली उसकी। देखा तो बाजू में ऋषि गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी सुरेश जी की तेज कर्कश आवाज़ उसके कानों में गूंजी, उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ आया है। किसी बात की लिहाज शर्म बची ही नहीं। सुधा, तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले उठ जाना है। उसको जी समझाया था, बच्ची है अभी, थक गई होगी, वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ सुधा जी ने उसका पक्ष लेना चाहा तो क्या घर के कायदे तोड़ देगी। बोल रहा हूँ फिर से, मत सिर पर चढ़ा उसको। घर में मच रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। रीना ने घड़ी देखी, अभी 6:45 ही बजे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए। राम राम, ये क्या अनर्थ कर रही है बहू, जा पहले नहाकर तो आ, बासी शरीर हमें छूकर अब अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रौब झाड़ा। रीना ने उन्हें देखा और बोली, दादी जी आप भी तो नहाई नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की कहाँ से बात आई। देख लिया सुधा तूने, कल की आई छोकरी की अब जबान भी खुलने लगी। समझा दे इसे,
इसमें और हम में बहुत अंतर है। सुरेश जी चिल्लाए। बेटा वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना। सास माँ ने समझाने की कोशिश की। पर मम्मी जी, ऋषि तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं, उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना। रीना ने आश्चर्य से पूछा। चुप रह लड़की, ऋषि से अपनी बराबरी करती है। ऋषि समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। ऋषि ने इशारे से रीना को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम कानून कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को नहाकर छुओ, इसके उसके ना जाने किस किस के गंदे संदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ, और वो भी रोज़। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और ये क्यों नहीं करता। देवर जी और ऋषि काम वालियों, धोबी, स्वीपर वगैरह के पैर क्यों नहीं छूते? क्यों? उनके लिए वो घर के सदस्य के समान नहीं है क्या? इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। रीना एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मुँह जोरी करती है हमसे, बताऊँ तुझे? ऋषि, जरा इसके बाप को फ़ोन लगा और बोल कि अपनी बदतमीज लड़की को आकर यहाँ से ले जाए। सुरेश जी अपना आपा खो बैठे। घर में सब सहम उठे। सुधा जी ने रीना को चुप रहने का इशारा किया। बस अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, बुलाइए मेरे पापा को, और किसी जिसको बुलाना हो बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो जो चाहो मुझे सज़ा दे दो, पर अब ये अन्याय मैं नहीं सहूँगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वो ही मैं भी करूँगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए होने चाहिए। रीना दृढ़ स्वर में बोली। छी भाभी, हम क्या नौकरों के पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रही तीनों नंदे एक साथ बोल उठी। इसमें छी वाली क्या बात है? अगर वो मेरे लिए घर के सदस्य हैं तो आपके लिए भी है ना। मैं भी इतने दिनों से सबका कर ही रही हूँ, तब आपको ये ख्याल नहीं आया? रीना की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ये बेटियां हैं और भूलो मत कि तुम बहू हो। दादी सास ने चेतावनी दी। तो क्या हुआ दादी जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ और कल को इनको भी कभी बहू बनकर जाना ही पड़ेगा ना। फिर ये भेदभाव क्यों? बहुत ज़्यादा जबान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझे बहुत लाड़ करती हूँ, पर ये बदजुबानी नहीं चलेगी तेरी। दादी सास भी गरज उठी। उधर सुधीर जी और ऋषि को तो मानो काट मार गया था। दादी जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है। सारे नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर ये भेदभाव अब मुझसे सहन ना हो पाएगा। रीना फूट फूट कर रोने लगी। रीना को ऐसे रोते देख एक पल को तो मानो सबको सांप सूंघ गया। सुधा जी ने सुरेश जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। सुधा जी रीना के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू, घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुम में और मेरे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है। बेटा, आज से जैसे ये तीनों बहनें रहती हैं वैसे ही तू भी रह। सुधा जी की बात सुनकर रीना ने अपनी अश्रु भरी नजरें उठाई। और ऋषि, तुम फेरे लेते हुए रीना को वचन दिए थे ना, तूने फिर अब क्या हुआ तेरा? कहते हुए सुधा जी की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। रीना उनके गले लग गई। उन्होंने जोर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। जो कदम वो खुद के लिए नहीं उठा पाई थी कभी, उनकी बहू के लिए तो कम से कम उठा लिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।